दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री की। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है इस टॉपिक में, इसीलिए मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को एकदम कहानी की तरह सिंप्लीफाई किया है। आपको बस पूरा क्लास ध्यान से देखना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 5000 साल पहले के सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके लगभग 700 ईस्वी तक लेकर आऊँगा, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को देखेंगे, फिर 16 महाजनपद को देखेंगे, मगध महाजनपद को देखेंगे, हर्यक वंश को देखेंगे, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और लास्ट में हम गुप्त राजवंश के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम सभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आज से 5000 साल पहले की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, यह जो सभ्यता थी यह सबसे पुरानी सभ्यता थी। इसके बारे में मैं आप सभी को बेसिक बातें बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी यानी कि द्रविड़ थे। तो अब आती है बात कि सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो दोस्तों 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाई जा रही थी। तो दो अंग्रेज को वहां से कुछ ईंट मिलते हैं, तो उन्होंने सरकार को बताया, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे इसका खोज होता गया और आखिर में मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो फ्रेंड्स, अब हम सभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, दुनिया के सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यता का क्या नाम है? सिंधु सभ्यता, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो सिंधु नदी प्लस घग्गर नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी और घग्गर यानी सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी जाती है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। तो इससे यह पता चलता है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 4500 या 5000 साल पुरानी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर का क्या नाम है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। फ्रेंड्स, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर थे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? तो द्रविड़। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन थी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का पता नहीं था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? आंसर होगा त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल का क्या नाम है? सुतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी पूरा स्थल का क्या नाम है? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल का क्या नाम है? मांदा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप लोग को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, फिर वैदिक सभ्यता, जिसके अंतर्गत हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर आगे बात होगी 16 महाजनपद की। फ्रेंड्स, उसके बाद जब मगध का साम्राज्य आएगा तो फिर उसमें हम देखेंगे नंदवंश और मौर्य वंश, इन सभी के क्वेश्चंस को। सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी पूरा स्थल का क्या नाम है? दैमाबाद, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के दैमाबाद में सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राखीगढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? लोथल। फ्रेंड्स, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के सी पोर्ट को लोथल कहा जाता था, जो वर्तमान के गुजरात में स्थित है। हड़प्पा के शहरों की योजना किस प्रकार की होती थी? तो ग्रिड पद्धति यानी शतरंज के बिसात प्रणाली से मिलती जुलती योजना थी हड़प्पा के शहरों की। सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनते थे? तो पक्की ईंटों से। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी और यहाँ पर पक्के ईंटों के अवशेष पाए गए हैं।
सिंधु सभ्यता कैसी सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो शहरी यानी कि नगरीय। फ्रेंड्स, यहाँ के नगर बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता के लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। फ्रेंड्स, यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि और पशुपालन यहाँ के अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु सभ्यता के किस नगर को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला किस नगर को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर अब तक प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करें कि इसकी अवस्थिति क्या है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा था? आंसर होगा रावी नदी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है नदियां, तो ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो शहर सिंधु सभ्यता का सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का रावी नदी के किनारे बसा था। आगे फ्रेंड्स देखते हैं, तो नियोजित रूप से बसा हुआ विश्व का सबसे प्राचीन शहर किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी यानी डांसर की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के किस शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? धौलावीरा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह विश्व विरासत स्थल की सूची में भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल है। फ्रेंड्स, आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि धौलावीरा वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के दिमाग में एक बात और आना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई। तो इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज हैं। इसमें से एक थ्योरी सर्वमान्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आर्यों ने आक्रमण किया था। लेकिन फ्रेंड्स, फिर बात यह आती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने किताब सूत्रों की खोज में उन्होंने यह बताया है कि यह थ्योरी एकदम से गलत है। तो विवाद बहुत ज्यादा है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बारे में कि किस तरीके से इस सभ्यता का विनाश हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस को। अब दोस्तों, पीछे जो मैंने आपको बताया था कि आर्य लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया था, यह थ्योरी सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो अब यहाँ से वैदिक सभ्यता से क्वेश्चंस बनेंगे। वैदिक सभ्यता को भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आर्यों के द्वारा। वैदिक सभ्यता का अध्ययन कितने भागों में विभाजित करके किया जाता है? तो 2 भागों में। पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इन 2 भागों में विभाजित करके वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। किस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के सर्वमान्य तिथि क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है। वेद की संख्या कितनी है? आंसर होगा 4। यानी कि दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। इनमें से 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों की संख्या है। उत्तर वैदिक काल का निर्धारित तिथि क्या है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व यानी कि बीसी तक। फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में किन 3 वेदों की रचना हुई थी? तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। दोस्तों, याद रखिएगा कि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल में हुई थी। लेकिन इन तीनों वेदों की रचना यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की उत्तर वैदिक काल में हुई थी। फ्रेंड्स, आगे बात करें कि वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद का क्या नाम है? ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल अर्थात अध्याय हैं? तो 10 अध्याय हैं। फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है? सामवेद से। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। चारों वेदों में से सबसे नवीनतम वेद का क्या नाम है? अथर्ववेद। फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद का नाम अथर्ववेद है, इसे ध्यान में रखिएगा। वेदों के रचयिता कौन है? तो महर्षि कृष्ण वेद व्यास जी, इसे ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए वैदिक सभ्यता के अन्य क्वेश्चंस हैं।
वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन दोस्तों वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्ण को बताया गया है? 10वें मंडल में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महापुराण की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 18। जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, इन सभी को मिलाकर 18 पुराण की संख्या है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? तो 6 यानी 6 वेदांग हैं। वैदिक सभ्यता के देवगणों में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? इंद्र और वरुण को। यह भी याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता के देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र और वरुण को दिया गया है। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? तो 8 प्रकार के, और वैदिक काल में टोटल 16 संस्कार भी प्रचलित थे। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे 16 महाजनपदों की, कि भारत अब 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया है। अब फ्रेंड्स भारत में राजाओं का शासन होगा। भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। तो अब देखिए क्वेश्चंस यहाँ से क्या बनता है। उत्तर वैदिक काल के बाद भारत कितने महाजनपद में बटा हुआ था? तो 16 महाजनपद की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। फ्रेंड्स यह बौद्ध ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय इस बौद्ध ग्रंथ का नाम है, जहां से 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन सभी महाजनपदों में कौन सबसे शक्तिशाली और भारत का प्रथम साम्राज्य बना? मगध महाजनपद। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में से एक था। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हुई? तो महाजनपद काल से। बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास किस काल में हुआ था? तो महाजनपद काल में। फ्रेंड्स इसी काल में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने विचारों से पूरे भारत में यश फैलाया। फिर उसके बाद जैन धर्म का भी विकास दोस्तों महाजनपद काल से ही हुआ था। मगध महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? आंसर होगा राजगृह। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, महाजनपद मगध की राजधानी शुरू में राजगृह हुआ करती थी, जो बाद में पाटलिपुत्र हो गई। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान यह रखना है कि मगध महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, इसी के इर्द गिर्द पूरे भारत का इतिहास आगे चलेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मगध के राजवंश की, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि भारत टोटल 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। तो इस पर किस किस वंश ने शासन किया था, अब इनको हम देखेंगे। फ्रेंड्स इन्हें याद करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। अभी तो आप जब लेक्चर देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन फिर आप 1-2 महीने या 1-2 साल में भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इनको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक दिया है। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हर्यक वंश सबसे पहला शासक था मगध का, फिर नागवंश, फिर नंदवंश, मौर्य वंश। इनके संस्थापक के भी बारे में हम सभी आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश, ये मगध के प्रमुख राजवंश थे। अब इन्हें आप याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों हसीन मासुका यह ट्रिक होगा। इस ट्रिक में ह से हो जाएगा हर्यक वंश, जो मगध का पहला राजवंश था। फिर उसके बाद सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम राजा को हराकर मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। फिर उसके बाद शुंग वंश, फिर क से कण्व वंश, और लास्ट में आ से हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। तो फ्रेंड्स ट्रिक को आप कहीं पर लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि इन वंशों के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर आप एक जगह पर देख लीजिए, फिर इनके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो देखिए मगध का जो पहला राजवंश था वह था हर्यक वंश। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। नाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। मगध पर नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से करता है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में हम सभी भारत के स्वर्णिम युग कहे जाने वाले गुप्त राजवंश के बारे में देखेंगे। गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। देखिए दोस्तों अब 16 महाजनपदों के अन्य क्वेश्चंस देखते हैं। तो 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। इंपॉर्टेंट यह भी है, याद रखिएगा,
मगध के सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। फ्रेंड्स याद रखिएगा। महाभारत का शक्तिशाली राजा जरासंध किसका पुत्र था? तो बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ का पुत्र महाभारत का शक्तिशाली राजा जरासंध था। बृहद्रथ वंश के बाद मगध की गद्दी पर कौन राजा हुआ? तो बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। फ्रेंड्स याद रखिएगा। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि महाजनपद काल में बौद्ध धर्म की स्थापना हो गई थी। महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी थी। तो बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। याद रखिएगा। बिंबिसार की हत्या करके 493 बीसी में मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो अजातशत्रु बिंबिसार का यह पुत्र था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके मगध के गद्दी पर बैठता है। फ्रेंड्स आप सभी को मैं एक फैक्ट और बताना चाहता हूं हर्यक वंश के बारे में कि हर्यक वंश को पितृहत्या वंश भी कहा जाता है। अब देखिए 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उदयन, जो अजातशत्रु का पुत्र था। इस वंश में दोस्तों अपने पिता की हत्या करके पुत्र राजा हुआ करता था। पाटलिपुत्र जो वर्तमान बिहार का पटना है, इसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। फ्रेंड्स पहले राजा का नाम, जिस भी वंश का संस्थापक होता है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, और फिर लास्ट वाले राजा का नाम तो जरूर याद रखना है। नागदशक को हटाकर 412 ईसा पूर्व में मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने। मगध पर नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। फ्रेंड्स याद रखिएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट कौन था? घनानंद। फ्रेंड्स सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था तो घनानंद को चाणक्य ने बताया कि सिकंदर का आक्रमण भारत पर हो रहा है, लेकिन घनानंद ने उनकी बातों को नहीं माना और उन्हें बेइज्जत करके राज दरबार से निकाल दिया। तो किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर एक नए वंश की स्थापना की? चाणक्य की। फ्रेंड्स अब जब चाणक्य घनानंद के दरबार से चले गए थे तो उन्होंने प्रतिशोध में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध पर एक नए वंश की स्थापना की और इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स अब यहाँ से बात होगी मौर्य वंश की। यहाँ के क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की? कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य को दोस्तों चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। कौटिल्य किस पुस्तक को लिखा था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटिक्स पुस्तक को कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। फ्रेंड्स सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के पश्चिमी वाले हिस्से पर राज करता है उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। अब फ्रेंड्स जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया तो सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है जिसका नाम था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें भारत के तत्कालीन समय के पॉलिटिक्स और जियोग्राफी के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के कितने महाजनपद पर कब्जा किया था? तो 8 महाजनपद पे। मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? पर्ण है या पुराण? तो ध्यान दीजिएगा मौर्य वंश के मुद्रा यानी करेंसी को पर्ण कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का सम्राट कौन होता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त का पुत्र। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से। अमित्रघात का मतलब होता है दोस्तों शत्रु का नाश करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो बिंदुसार किस संप्रदाय या धर्म का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अशोक महान। फ्रेंड्स याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, फिर उसके बाद मगध के राजगद्दी पर बैठता है बिंदुसार और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ था। मौर्य वंश का महाप्रतापी शासक कौन था? अशोक था। अशोक ने कितने महाजनपदों पर कब्जा किया था? तो 16 महाजनपद, यानी कि जितने भी महाजनपद थे सब पर कब्जा कर लिया था अशोक ने। किसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ गया था? तो अशोक के शासनकाल में।
शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की थी? फैनथेलर ने 1750 में। शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि शिलालेख की खोज जेम्स फैनथेलर ने की थी और शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। इस पर अशोक ने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और इसे जीत लिया था। कलिंग की राजधानी का नाम भी याद रखिएगा, तोसली कलिंग की राजधानी थी। प्रारंभ में अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन कलिंग के बाद यानी कि कलिंग का युद्ध जीतने के बाद जब वहां का रक्तपात यह देखता है तो उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त बुद्ध के शिष्य के द्वारा। अशोक का प्रसिद्ध नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। अब फ्रेंड्स इसके बाद मगध की गद्दी पर शासन होगा शुंग वंश का। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिया है, नाग वंश के बारे में पढ़ लिया है, नंद वंश के बारे में पढ़ लिया है जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। मौर्य वंश के बारे में पढ़ लिया है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और फ्रेंड्स मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था उसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी थी मगध पर पुष्यमित्र शुंग ने। फ्रेंड्स यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि मगध पर शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव करता है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमु करता है। फिर दोस्तों इरा आता है गुप्त वंश की। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। तो फ्रेंड्स अब हम सभी गुप्त वंश के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एरा कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। गुप्त वंश श्री गुप्त ने कितने महाजनपदों को जीता था? 6। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, क्योंकि दोस्तों इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया था, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। संगीत का प्रेमी कौन था? समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। किस महान प्रतापी राजा ने भारत पर शकों के आक्रमण को विफल किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जिसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। फ्रेंड्स 2 चीनी बौद्ध यात्री भारत में आए थे, एक का नाम था फाहियान और एक का नाम था ह्वेनसांग। फाहियान याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, जबकि ह्वेनसांग की बात करें तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। तो फ्रेंड्स उस तरीके से आप उसे याद कर लीजिएगा। और फाहियान याद रखिएगा गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। फ्रेंड्स इस नवरत्न में 9 प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे। कालिदास जो कि महाकवि थे, फिर उसके बाद वराह मिहिर का नाम याद रखिएगा, फिर उसके बाद याद रखिएगा धन्वंतरी। फ्रेंड्स ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे मित्र चैनल को विजिट जरूर करते हैं, वीडियो को देखते भी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।